नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम नाज़रीन, एक रटा रटाया फ़िक्रा जो आपकी समा खराशी करता होगा और मैं भी उसको दोबारा दोहराऊँगा कि जब आप ये चैनल आपकी नज़र से गुज़रे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जितना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब किया जाएगा, देखा जाएगा, मेरा ख़्याल है कि मेरी आवाज़ उतनी ही मौसर होगी या ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। आज मैं पिछले चंद दिनों से जिन ख़दशात का इजहार कर रहा था, मेरा ख़्याल है कि वो अब अनफोल्ड होके, वो नुमायाँ होके हमारे सामने आ रहे हैं। गो नवाज शरीफ साहब की पहली तकरीर के बाद ही जहाँ पे एक पूरे हुकूमती हलकों में सरासीमगी फैल गई थी और बिल्कुल लगता था कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा, और वहाँ पे अस्करी इदारों की तरफ से भी और हुकूमती मशीरान की तरफ से भी, हर तरफ से, इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी एक बयान देना पड़ा कि अदालतों के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हो रही। ये सारे वो मुदाफ़ियाना बयानात थे जो आम हालात में गैर ज़रूरी हैं। ये क्यों ज़रूरी समझे गए? मेरा ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद ये ज़रूरी समझा गया कि कुछ वजाहत दे दी जाए। नवाज शरीफ साहब की पहली तकरीर के अंदर जो सवालात थे, मैंने कहा उसमें शिकायत भी थी, उसमें हकायत भी थी, और हकायत के अंदर फिर बहुत सारे सवालात भी थे। तो आज तक किसी एक सवाल को ना कॉन्टेस्ट किया गया है, ना उनको जुटलाया गया। फिर दूसरी तकरीर आई। मैं समझता हूँ कि दूसरी तकरीर उस पार्ट 2 थी। कुछ भी ऐसा लगता था जहाँ से सिलसिला टूटा था वहाँ से नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया। फिर तीसरी आई। दूसरी तकरीर, तीसरी आने से पहले ही चूँकि पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ की तकरीर की हाइप में आ चुका था और इसका इदराक हर एक को हो रहा था, जो हामी थे मुस्लिम नून के, जो वोटर सपोर्टर थे और जो उनके कायदीन थे। जहाँ वो एक जोश व खरोश और आसमान को उनकी सर जो है छू रहे थे, वहाँ पे हुकूमती हलके जो थे, हर बंदा उससे मुतासर नज़र आया। मैं एक लीडर को जानता हूँ, उसका नाम है क़यादत मोहम्मद अली जिन्नाह। सियासत के अंदर मैंने तारीख़ इंसानी में जदीद पिछले 300-400 साल के अंदर मैंने इतना बड़ा सियासी लीडर नहीं देखा। उनके एक बात अभी मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा, पूरी ज़िंदगी एक भी वजाहत नहीं की, पूरी ज़िंदगी अपनी किसी एक बात की भी तरदीद नहीं की, पूरी ज़िंदगी अपनी किसी एक बात पे भी यू टर्न नहीं लिया। इमरान खान साहब की बदकिस्मती है कि पूरी ज़िंदगी वो एक मुदाफ़ियाना सियासत कर रहे हैं। 1986 में वजाहतें दे रहे हैं, 1986 में हर बात की तफसील बता रहे हैं, 1986 में हर मौके को बता रहे हैं। एक ही मौके पे एक वक्त में एक राय दे चुके हैं, एक वक्त में दूसरी राय दे चुके हैं। एक ही इशू के ऊपर हर दफ़ा उसका मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। यही जो उन्होंने चंद दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट में कहा है कि जी अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में रहनी चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ 15-20 साल पहले बिल्कुल नहीं था। वो कहते थे फ़ौरन निकल जानी चाहिए। किस ढिठाई से लिख दिया कि जी आप अमेरिका की फ़ौजें रहनी चाहिए। ये भी एक अलग मौजू है। अब हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब की तीसरी तकरीर ने, जिसको कहना चाहिए था कि एक नेल इन द लास्ट नेल इन द कॉफन, आखिरी कील थी जो नवाज शरीफ ने ठोक दी। उसके बाद कल वो जैसे रोम में सेनेट बैठी थी, आपने फैसला किया था कि सीज़र को कत्ल कर दिया जाए। ये आज से कोई 2500-3000 साल पहले का वाक़या होगा। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के दानिश्वरों की, दानिशमंदों की कल सारा दिन सेनेट बैठी इमरान खान साहब के घर पे या PM हाउस में, और ये फैसला किया कि नवाज शरीफ का कत्लेआम किया जाए मीडिया के अंदर, और उसको इंडिया के कनेक्शंस जो है एक्सपोज किए जाए। ये होना था क्योंकि नवाज शरीफ ने ही अब डिस्कशन में रहना है। एक बात मुझे मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उनका बहुत ही बड़ी हाई एस्टीम में रखता हूँ, चंद साहब,
जो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के एडवाइज़र हैं, उनका एक फ़िक्रा जो है वो इस वक्त नेशनल एक कौमी कुछ चीज़ों के लिए कौमी बयानिया बन चुका है कि गल बहुत वध गई है मुख्तारा, ये हुकूमत दसती नहीं पई। मैं एक और ऐड कर दूँ, इस हुकूमत को पता ही नहीं है कि गल वध गई है। अब या गुल है या गिल है या बुलबुल है, ये कुछ भी कहते रहें, चहकते रहें, महकते रहें, पता क्या क्या नाम है, चूहान है, चूहे क्या है, जो है जितने भी हैं, तो ये कुछ भी कहते रहें, इनको इनकी कोई ये बेवक्त की रागनी है। ये 100% सच भी हो, अब ये बेअसर है। गल मुख्तारा गल बूं वध गई है, बात बहुत आगे निकल गई है। लेकिन मुझे चंद चीजें हैं जिनका मैं आज कहता हूं कि आज मेरे पे उधार है। ये जंदल की बात करते हैं बार बार, ये कौम को धोखा देते हैं। कतई नजर इसके कि मैं इमरान खान साहब के सारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट जानता हूं। कतई नजर इसके कि इमरान खान साहब जब ओन चौधरी की क़यादत में या जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में या नीमुल हक साहब की क़यादत में मोदी से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वो उसको बताया गया था कि अब जाके आप हेड ऑफ स्टेट्स को मिलें। सऊदी अरब भेजा गया, उससे पहले इंडिया भेजा गया। इसकी एक जिसको कहना चाहिए कि एक रिहर्सल कराई जा रही थी इक़्तिदार में आने के लिए। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट की थी तो मोदी ने उनको पजीराई बख्शी। ये नहीं था कि मोदी ने को बुला लिया था, तो किस शौक से गए थे, फिर कैसे शौक से कहा कि मैं उसको कॉल्स कर रहा हूं, उठा नहीं रहा। आप इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिसको आप टेलीफोन कॉल्स करते तो उठाता नहीं था। वो नवाज शरीफ को अपने फैमिली फंक्शन में क्यों बुलाता है? नंबर एक। नंबर दो बात यह है, जंदल की बात करते हैं। हजूर जंदल जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी में था। अगर कहेंगे तो इसमें फिर मैं ऐसी ऐसी बातें कहूंगा, फिर आप कहेंगे कि जी कौमी बयानिया जो है या कौमी एक जिसको कहना चाहिए सिक्योरिटी जो है बयानिया जो है वो मुतासर हो रहा है। 2003 में तो ये 4 में जब साक कॉन्फ्रेंस में तो ये मुशर्रफ के साथ पीछे से मिल रहा था। फिर हमारे जितने जर्नैल बैक चैनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व रहे हैं और किस हद तक गए हैं, ज़ाहिर है उनके पास सबके पास मैंडेट था। तो उसको छोड़ें, इमरान खान के तल्लुक भी छोड़ें। मैं सिर्फ एक बात कलभूषण पे कहना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आज एक फनकार जो है, जो उनका वो अपने आप को कहता है जी वो उसने किस तरीके से आया, उसके ऊपर अपने ऊपर क्या इल्ज़ाम है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उसको सैक किया गया और लेटर जो है सोशल मीडिया बना हुआ है कि हरासमेंट के ऊपर उनको वहां से सैक किया गया। उनके ऊपर चार्जेस हैं शहबाज गिल साहब के ऊपर। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि ये बिल्कुल एक जिसे चिकने घड़े के ऊपर पानी गिरता है, बिल्कुल उसके बाद कोई उसी तरह का हो जाता है, उसी तरह ये पर झाड़ के ये खड़े हो जाते हैं। मुझे अभी उससे कोई गर्ज नहीं है। अब इनको एक टास्क दिया गया, जो कल क्या कहा गया कि मीडिया के अंदर नवाज शरीफ कॉन्टैक्ट लाया जाए। अब जरा सुनते हैं कहानी। 3 मार्च 2016 को कलभूषण पकड़ा जाता है, हमें नहीं पता। अब जना आसिफ बाजवा का दिफा कई और तरीके से भी किया जा सकता था। मुझे पता है कि जना आसिफ बाजवा साहब के ऊपर जो इल्जाम लगे उसका एक प्रेशर है, और वो उस वक्त तक रहेगा कि जब आप नवाज शरीफ साहब को, आप बाकी पार्टियों को, आप फजल रहमान साहब को, आप हर उस बंदे को जो है नोटिस देंगे और उसको प्रेशर लगाएंगे, तो आपको साथ ही तोलना पड़ेगा। आपको आज जो डिफेंसिव हुए हैं सारे के सारे इदारे और वजाहतें दे रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे इदारे में कोई मुदाखलत नहीं है, ये बातें आम पाकिस्तानी इससे मुत्तफिक नहीं है। और ये लम्हे फिक्री आपके लिए, क्योंकि दुनिया के सारे मुल्क घूमने के बाद मैं नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक वाहिद मुल्क है या और मुल्क होंगे जो बनाना रिपब्लिक है, जहां पे इदारों के ऊपर कौम जो है आपस में दस्तो गिरबां है। इदारों पे कौम मुत्तफिक होती है। इदारों के फैसले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आइन के अंदर होते हैं, और कौम उसके साथ साथ इत्मीनान बख्श होते हैं। अब वो उसको आइन की बात ही बाद में करेंगे। अब इन्होंने कलभूषण की बात की। 26 मार्च को ईरानी सदर हसन रूहानी, वो उनका दौरा 3 दिन का पाकिस्तान का दौरा है, जिसके लिए बहुत ही एक हाइप थी
ये आम बात नहीं है। दुनिया के ईरान आज भी दुनिया के 7-8 मुल्कों में है जिनको स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत हासिल है। ईरानी सदर या तुर्की सदर या सऊदी किंग जब ये कहीं जाते हैं, ये आम वाक़या नहीं होता, ये तारीखी वाक़यात होते हैं। हमने क्या किया, 3 मार्च का पकड़ो कुलभूषण जाधव, 25 मार्च को उनकी दौरे से एक दिन पहले उसका हम बता देते हैं कि हमने एक जासूस पकड़ा है जो हमें चाबहार से ऑपरेट कर रहा था, उसका ईरानियन पासपोर्ट बना हुआ था। दुरुस्त। मेरा सवाल ये है एक ही, ये 3 से 25 मार्च तक आपने इसे खुफिया क्यों रखा? आपने इसको अगर 25 की बजाय आपने इसको 30 मार्च को क्यों नहीं बताया? आपने 25 मार्च क्यों बताया? क्या आप ईरानियन प्रेसिडेंट को एम्बेरस करना चाहते थे? फिर उसके बाद क्या हुआ? ईरानियन प्रेसिडेंट से हमारे उस वक्त के जनरल राहील शरीफ साहब की मुलाकात हुई, तो DGIS पर ट्वीट्स का एक बड़ा रिवाज आया हुआ है, तो वहाँ से ट्वीट आई कि उन्होंने कुलभूषण की बात उनसे की है। ईरानियन प्रेसिडेंट जाने से पहले जब आखिरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग कर रहे थे जहाज़ में बैठने से पहले, तो उन्होंने कहा जी मेरी आर्मी चीफ से कुलभूषण में कोई बात नहीं। किस पैराए में कहा? उनको बात समझ आई नहीं आई, हो सकता है कि वो ज़्यादा तकल्लुफ़ से काम करने ले रहे हों। अब भी वो जहाज़ में बैठे थे कि यहाँ से ट्वीट आ गई कि हमने तो बात की है। अब आप जब इन बातों में पढ़ोगे इमरान खान साहब, या आपको अगर कहा जाता है ये आप मेरा ख्याल है कि आप इदारों को ऐसी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं जहां पे ये सारी बातें डिस्कशन में होगी। आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं सारे इदारों को? क्यों हम जनरल आसिम बाजवा को क्यों डिस्कस करें कि आपने आज उनके बारे में उनके प्रोटेक्शन में कहा कि जनरल आसिम बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को कहा या परवेज शरीफ को कहा कि आप इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, यानी कि ये कहते थे कि हसन रूहानी साहब जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ईरानियन एम्बेसडर यकीन जाने, मेरी उनसे उसके बाद एक दफ़ा जब मुलाकात हुई, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें कहा जी किसी ऐसा होता है किसी हेड ऑफ स्टेट को आप अंडरमाइन करें कि यहां पे ISPR बयान दे कि नहीं हसन रूहानी झूठ बोल रहे हैं, और जनरल राहील शरीफ की उनसे बात हुई है, वो जनरल राहील शरीफ जो इस वक्त 30-40 टाउट मुल्कों की क़यादत करके मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। देखिए हम इसको ना फ्लोरें, इसको फ्लोर के, इनको टटोल के इनकी तह तक पहुंचने से हम पाकिस्तान का मजीद सत्यानाश कर देंगे। खुदा के वास्ते में इदारों से ही गुजारिश है, क्योंकि इस वक्त जो जंग है या जो लड़ाई है, जो टेंशन है, जो इमरान खान साहब ने अल्लाह ताला के फजल करम से अगर उसे पैदा नहीं की तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो बढ़ा भी रहा है और इसको मंटी अंजाम तक पहुंचाएगा। नवाज शरीफ साहब के दरमियान और इदारों के दरमियान या अवाम के दरमियान, इदारों के दरमियान जो टकराव की कैफियत पैदा हो सकती है, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। हर बंदा कहेगा कि इस बंदे को, ऐसे बंदों का मुंह चुप बंद कराओ, क्योंकि कोई बंदा इस मुल्क में, मैं कहता था, मैं यकीन जाने मेरा दिल करता है तो मेरे साथ कोई नोट, मैं कहता हूँ दीवार से मशवरा करूँ, उससे पूछूं मैंने क्या करना है। हम है कि हम किसी की बात दूसरी राय लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मीडिया को बंद कर दिया है। नवाज शरीफ को कहते हैं जी जराइम पेश है, इश्तिहारी जो इमरान खान रहा है 2014 से लेके, और उसके घर के बाहर इश्तिहार लगे रहे हैं, और शर्म नहीं आती? बता दो लोगों को कि उसकी क्या वजह थी। नहीं बताएंगे। इमरान खान इश्तिहारी था, प्रोक्लेम ऑफेंडर था, भगोड़ा था, बनी गालम से खिलाफ इश्तिहार लगता है। क्या वो टीवी पे नहीं आता था? टीवी पे आता नहीं था, बल्कि 40 चैनल उसके कदमों में डाल दिए थे। जब SP को उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की इस्लामाबाद के तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जब वहां पे PTV पे हमला किया, जुर्रत इखलाकी नहीं है कि मान जाए हम साथ थे, कजन हैं, यूं ऐसे खड़े थे हाथ बांध के, इधर वो है इधर है, पार्लियामेंट में किसी हमला किया। आपको शर्म आती? आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो। आपने अदालत इफ्तिखार चौधरी के बारे में जब चीफ जस्टिस से क्या फरमाया था, आप लोग कहते हो। क्राइसिस ये है कि अब आप ये बातें अगर ना भी की होती हो, नवाज शरीफ साहब के अंदर ये बातें सच्ची भी होती, आज नहीं सुनी जा सकती। आज कौम कुछ नहीं सुनना चाहती। जो नवाज शरीफ का हामी है वो नहीं सुनना चाहता। उसको अगर आपने कुछ सुनाना है
तो उसको ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। उनमें से कई लोग कन्विंस हो जाएंगे, आप उनको मनवाएं या रास्ता निकालें, मैं उससे बात करूंगा। मैं एक नजरियाती आदमी था। कल ही अपने दोस्त एक सलीम मंसूर खालिद साहब से मेरी बात हो रही थी और मैं बता रहा था बदकिस्मती देखें कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया है क्या, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। 80th अमेंडमेंट जो है उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। जनरल बाजवा साहब की जब पिलडेट से मुलाकात होती है, ये 1.5-2 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ इज एज पैट्रियट एज, जो जितना मैं मोहब्बत हूं उतना नवाज शरीफ है। जब ये एक जनरल साहब कहता हूं, हमेशा कहता हूं हमारे फौज के जनरलों को जितना इदराक है, जितनी उनकी इंसाइट है सिक्योरिटी मामलात में, किसी को नहीं है। जरदारी साहब के बारे में उन्होंने इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं दिया। जब वो दे चुके हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है, और उन्होंने कोई इमरान खान साहब की तरह कोई चरब जबानी नहीं की, कोई अदाकारी नहीं की, ये बात में मुंह फुला के अपने आप को इखलास से मुखलिस बनने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान की पीठ में झरो छुरो घोंपने के लिए बात नहीं की। एक उनकी ऑनेस्ट ओपिनियन थी। उन्होंने ये भी बात कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर बददियानती के चार्जेस नहीं है, उनके खानदान का बिजनेस है, वो की गड़बड़ है, नवाज शरीफ गले पड़ गई है। ये बातें सारी वहाँ होती रही हैं, और भी कई बातें हुई हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में बातें होती रही हैं। वो हर जुबान से ध्यान पे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे दोस्त शहजाद चौधरी साहब थे और बहुत सारे दोस्त थे, बेशुमार लोग थे जो मौजूद थे, और ये बातें होती रही हैं। और की हुक्मरानी जो है वो हुक्मरानों ने करनी है, अदारों ने यकीनी बनाना है। अब आप 18वीं तरमीम के नाम पे किसी एक हुकूमत को करा दें, फिर उसके बाद कुछ और एजेंडा है, एक्सटेंशन के ऊपर पूरे पाकिस्तान का पूरा निज़ाम हम चलना शुरू करें कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं देते तो इसलिए उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, ये रियासत के जब इतने बड़े बुरान के सामने इनकी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान साहब की जो उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर का असल जाल करने की बातें की थी, वो झूठ का पलंदा थी। कंटेनर के वक्त में, चूंकि वो मैं बातें बता सकता हूं कि क्या होता रहा, अंपायर की उंगली कौन सी थी, ज़हीरुल इस्लाम साहब के साथ उनकी क्या कमिटमेंट्स थी, ये सारी बातें बाहर आ जाएंगी। ना छेड़ें, एक एक बात, एक एक चीज आ जाएगी। नवाज शरीफ साहब की राहील शरीफ साहब से क्या मुलाकात हुई, मुझे ही पता था, और शहजाद से पता था कि रियाज मलिक साहब जो हैं पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं। वो पैगाम लेके गए थे नवाज शरीफ साहब को कि आप रिजाइन कर दें। ये वो उंगली थी जिसे बिलावल कहते हैं कि अंपायर, अब आपको मजा आया उस उंगली का। इमरान को कहते हैं कि उस उंगली का आपको मजा आ गया, और वही मजा है। एक हल्की सी चीज है जिसको मैं ये कहता हूं कि वो किसी दफा कहा था शौक गुलबोसी में कांट में जुबान रख दी। एक शॉर्ट स्टोरी है कि एक बंदा खड़ा था, लालची सा, इंतहाई लालची, मैं खड़ा था नहर के किनारे या दरिया के किनारे, देखा कि एक कंबल जा रहा है, उसने सोचा फ्री का कंबल है, उन्हें फौरन छलांग लगाई। वो बदकिस्मती से रीछ निकल आया। जब उसे वो बगलगीर हुआ तो लोगों ने बाहर से कहा भाई निकलो ही सही। उसने कहा जी कंबल से जान छोड़ा। उसने कहा मैं तो कंबल को छोड़ता, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये जो आपने लाए हो ना कि आप कंबल को, आपने बगलगीर हो चुके हो, अब आपको कंबल नहीं छोड़ेगा। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, ये हमेशा नवाज शरीफ का रोल तो इतना ही था। अब वो हालात हैं जिसमें बिल्कुल मैं मानता हूं कि मुल्क दुश्मन जो ऐसे फायदा उठाएंगे, और वो क्यों ना उठाएं। 1971 में इंदिरा गांधी क्यों ना फायदा उठाती, मैं उसको गाली अब भी देता हूं, लेकिन क्यों ना उठाती। हमारे असली दुश्मन है, जब हत्यारी उनकी हमारे खिलाफ है, अब क्यों नहीं उठाएंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जो कौमी जमातें हैं वो नवाज शरीफ के पीछे आ जाएंगी, लसानी जमातें आ जाएंगी। क्यों नहीं आई, कब नहीं आई, आज की तारीख है। फातिमा जिन्ना के साथ भी आ गई थी। मैं तो यही कह के धकेलोगे। अब सारे क्यों आए, क्योंकि आपने एक अपने बंदे को जो पाकिस्तान का बयानिया लेके चल रहा था, जिसने आपके लिए एटमी धमाके किए, जिसने आपको मिसाइल सिस्टम बना के दिए, जिसने आपके लिए वो मिसाइल वहां से बजट से कहां से पैसे निकाले, आज बताया उन्होंने कि बजट में पैसे डिफेंस के लिए कितना देते रहे निकाल के, और देना चाहिए। इसलिए इन बातों से अब आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये जो मशीर हैं यही वो बेतदबीर हैं जो आपका बेड़ा गर्क करने काफ़ी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये रोज़ाना आएंगे, क्योंकि ये कल आपने तय किया है, और इसके बाद आप देखेंगे। अब मीडिया जो होता है उसको भी पता है कि 2, 4, 6 महीने बाद ये रियासत यहाँ पे होगी, हर बंदा ऑन देयर ओन होगा। अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे,
और महफूज रखे। अब इससे पहले कि हम अपने जो असल चीज़ तरफ जाएं, अब आइन की हुक्मरानी भी इशू नहीं रही, अब पाकिस्तान का बचाना इशू हो गया है। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ, और ये इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के जहां पे ताकत के बलबूते पे, ये तारीख में किसी को भी नहीं पता चला था कि जी खतरा आ चुका है। जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ 21 अप्रैल 1986 में मुलाकात थी, शामी साहब भी साथ थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब, वो भी कभी बता दूंगा, उनको भी नहीं पता था कि इक़्तिदार नीचे खिसक चुका है। वो गुफ्तगू कभी मैं सुनाऊंगा, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, जब उन्होंने कहा था कि जनरल ज़ियाउल हक साहब की क्या फीलिंग थी और क्या वाक़या था। ये तारीख के वो दिलचस्प वाक़यात हैं जो हमारे सबक सीखने के लिए हैं, कहानियां बताने के लिए नहीं है। एक एक बात को मुझे ये मेरे पे कर्ज था कि मैं यकीन 3-4 साल से ईरानियन सदर के साथ जो हमारी तज़हीक हुई है, इसका हिसाब किसी को देना होगा इस मुल्क के अंदर। मेरे आखिरी लफ्ज हैं, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, ये आनी जानी चीजें हैं। कितने लोग थे तारीख में हुक्मरान थे जिनको खुदा उन्हें कितना यकीन था, मिट्टी के नीचे पड़े हैं। कल बेचारे जनरल उस्मानी साहब परसों कैसे पाए गए? भाई खुदा के वास्ते, हम जितने लोग हैं हम सारे उस उम्र में हैं जिसको अल्लाह ताला जो कब्र जो सामने नजर आ रही है, लेकिन हम कुछ सीखने के बजाय हफ़्ज़ इक़्तिदार और जो बहुत प्लांटेड लोग हैं जो गैर मुल्क की ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। ये खेल बंद होगा, मुझे यकीन है, उम्मीद है, मैं यकीन उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मिर्जा नवाज शरीफ साहब से मेरा ताल्लुक कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। मैं कहता हूँ प्लीज़ आप इस पॉपुलैरिटी को, इसी चीज़ को पाकिस्तान को बचाने के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के वास्ते नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सख्त तरीके से आएँ, क्योंकि आपका जब मुकाबला ताकत से हो तो आपकी ताकत अवाम है। और आप बिल्कुल सही किया कि आपने अपनी बात अवाम को मुंतकिल कर दी है, ये इमानत थी। और अवाम ने आमना और सदकना कह दिया है। बाकी ये बोने जितने फिर रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।